नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। राजनीति बड़ी उलझ गई है। यूजीसी के मामले को लेकर बहुत डर गई है बीजेपी। मोदी जी बहुत डर गए। क्या होगा, कहां नहीं जा सकता। या तो पिछड़े दलित नाराज या ऊंची जाति नाराज। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की है। इस बातचीत में आप जानेंगे कि राजनीति की परतें जो खुल रही हैं तो नुकसान किसका हो रहा है। 4PM महाराज को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, बड़ी चिंता हो रही है मुझे तो। स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, ये जो महिला सांसद हैं इन पर अटैक कर सकती हैं। महिलाओं को आगे किया जा रहा है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं से इतना डर गए, अभी तो 10% ही रिजर्वेशन है, 33% हो गए तो क्या होगा। अब बताइए, संसद में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ है। पंजाब गए एक बार, बीच में से लौटा कि मैं सुरक्षित नहीं था, आपको याद होगा। बंगाल में जाते तो कहते बंगाल में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो मैं और आप की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहीं पे भी पिटाई हो जाती है, कहीं पे भी मॉब लिंचिंग हो जाती है। आदमी की दाढ़ी हो तो और जल्दी मॉब लिंचिंग हो जाती है। बड़ा सवाल यह है कि फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित कहाँ है। मैंने एक उपाय सोचा है। प्रधानमंत्री जी, आजकल तो टेक्निक का जमाना है, हम और आप कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो अपने घर पे मोर का दाना, मोर को खाना खिलाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दोनों काम हो जाएंगे, मोर को दाना भी पड़ जाएगा और पार्लियामेंट का संबोधन भी हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि अब सारे काम वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें, घर से करें। सुरक्षित रहेंगे, मोर के बीच में रहेंगे, मोर क्या नुकसान पहुंचा लेगा। या कोई और रास्ता। आप तो पार्लियामेंट 30-35 सालों से देख रहे हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री पे इस तरह हमला हुआ है। हम तो सोचते थे ये सांसद बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ये देश का कानून बनाने जाते हैं, और महिलाएं तो बड़ी नाजुक होती हैं, ऐसा कहा जाता है। अब तो महिला बड़ी बहादुर है, महिलाएं मुझ पर अटैक करेंगी कि आप हमें नाजुक क्यों कह रहे हैं, हम पुरुष से कम बहादुर हैं। लेकिन आमतौर पर महिलाएं थोड़ी संवेदनशील होती हैं, ये बात तो ठीक है। तो महिलाएं किसी पे हमला कर दें, ये मुझे उम्मीद कम लगती है। मर्दानी 3 देख कर आया था मैं पिक्चर, उसमें रानी मुखर्जी तो अटैक कर रही थी, लेकिन हमारी संसद वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, संसद में बैठने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री पे हमला कर रही थी। और ये बात स्पीकर ने अगले दिन बताई, उस दिन नहीं बताई। अगले दिन जब ये फजीयत हुई कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था प्रधानमंत्री बोलने नहीं आएंगे, तो स्पीकर को लगा अब तो इज्जत बचाओ। स्पीकर की तो बलिहारी है। ऐसा स्पीकर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, इतना अच्छा, इतना भला। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दे, ऐसा स्पीकर कहीं नहीं मिलता। तो क्या लग रहा है, मेरा सुझाव ठीक है? घर में बैठ के मोर के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल सकता है देश का? नहीं संजय जी, चलने को तो कुछ भी चल सकता है, लेकिन यहाँ मेरे कई सवाल हैं, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर उनको आगाह कर दिया है हमारे ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने कह दिया है कि उनको खतरा है, तो क्या खतरा टल गया है? क्या अगर खतरा नहीं टला है, खतरा बरकरार है, जैसा कि वो जो सांसद हमला करने वाले थे उनको तो अभी पार्लियामेंट में ही है, उनको ना सस्पेंड करा गया ना बाहर निकाला गया, तो क्या मोदी जी अब के बाद संसद नहीं आएंगे? ये हमारा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही थी तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ऐसे स्वर्णिम मौके को क्यों नहीं भुनाना चाहेंगे? अगर मोदी जी के ऊपर कोई महिला सांसद हमला कर दे प्रधानमंत्री के ऊपर, तो ये तो पूरे भारत में भुनाते फिरते उसको। वो तो बहुत बड़ी सिंपैथी मिलती है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को। मोदी जी तो दोबारा से फिर हीरो बन जाते। तो मोदी जी ने जानबूझकर ऐसा मौका क्यों गवा दिया? या तीसरी बात यह है, ऐसा कुछ था ही नहीं और स्पीकर जो है मामले को रफा दफा करने के लिए इसलिए झूठा स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दे रहे हैं। तीसरा सवाल जो इसमें मेरे साथ है, जो खड़ा है, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा है और स्पीकर को सूचना मिल गई है, तो स्पीकर को सूचना मिल गई, एसपी जी को सूचना नहीं मिली, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के इंचार्ज है उनको सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया? भाई स्पीकर साहब ने तो बता दिया प्रधानमंत्री जी को, तो एसपी जी ने क्या किया? देश जानना चाहता है। मोदी जी कोई निजी व्यक्ति नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में हमारी चीजें जाती है, दुनिया में इस बात पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के ऊपर सदन में हमला होने वाला था, स्पीकर ने आगाह, ये बात तो बाहर गई है, कोई छुपी हुई बात तो अब रही नहीं है। तो तीसरी बात यहाँ पे एक और सवाल मेरा खड़ा ये हो जाता है
तो क्या अगर इस तरह की चीजें थी तो स्पीकर साहब ने उन सांसदों पे कोई एक्शन लिया है या लेने का विचार है या लेने के लिए कोई कमेटी बनाई है कि ये कमेटी जांच कर रही है और ये सांसद अगर दोषी मिलते हैं तो राहुल गांधी के समेत इनको सजा दी जाएगी? क्या ऐसा प्लान सरकार कर रही है क्या, या स्पीकर साहब कुछ ऐसा सोच रहे हैं क्या? क्योंकि ये बात यही खत्म नहीं हो जाती कि स्पीकर साहब ने कहा कि आप मत आइए और प्रधानमंत्री जी नहीं आए। अगर आप दूसरी बात अब पूछते हैं कि क्यों नहीं आए, क्या इसीलिए नहीं आए क्या? मेरा मानना यह है कि शायद वो इसलिए नहीं आए कि राहुल गांधी ने पहले ही ढिढोरा पीट दिया कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं कि किताब अभी छपी नहीं है, किताब अभी कहीं है ही नहीं है, किताब का कहीं अस्तित्व नहीं है, वो किताब निकाल रहा है कहीं से राहुल गांधी और दिखा रहे हैं मीडिया को, और ये कह रहे हैं आइए जरा प्रधानमंत्री हाउस में, मैं अपने शुभ हाथों से उनको भेंट करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये लीजिए किताब। तो क्या इस डर से नहीं आए प्रधानमंत्री कि उनको किताब मिलेगी, किताब लेनी पड़ेगी और फिर उस कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी उन किताबों को, तथ्य को पढ़ दे? इस डर की वजह से तो नहीं आए कहीं? तो बहुत सारे कारण हैं संजय जी। तीसरी चीज आप इसी जोड़ के देखेंगे कि यही ओम बिरला जी जिनको आकाशवाणी सुनाई दे जाती है और इनको तुरंत पता लग जाता है कि प्रधानमंत्री जी को खतरा है, इन्होंने 45 मिनट तक बोलने नहीं दिया विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को। और उसके अगले दिन जब आप देखते हैं संसद में जो आपके प्रिय सांसद हैं दुबे जी, जब वो 5-6 किताब लाए नेहरू की, इंदिरा गांधी की निकाल के, स्पीकर उनको बोलते रह गए। और जो दूसरे स्पीकर उस टाइम पे पीठासीन अधिकारी थे जो मंच पे आसंदी पे बैठे हुए थे, उन्होंने रोक के उन्होंने कहा कि आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, आप मेरी बात मानिए, बैठिए। उन्होंने सुना ही नहीं दुबे जी ने उनको, और पूरी किताबें संसद में दिखाई और पूरा अपना स्टेटमेंट पूरा किया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पूरा इतिहास निकालना है। फिलहाल के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। और एकमात्र विद्वान भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास एकमात्र विद्वान सांसद है, ये तो आपको भी पता है, आप भी उनकी तारीफ खूब करते हैं और आप जानते भी हैं शायद उनको पुराना। तो उनको लाया जाता है जब फंस जाते हैं, क्योंकि भाई पार्लियामेंट में मोदी जी के ऊपर जो हमला चल रहा था तो ना स्थिति अमित शाह संभाल पाए, ना रक्षा मंत्री राजनाथ संभाल पाए, ना किरण रिजिजू संभाल पाए। तो अंत पे फिर जो है दुबे जी को आना ही पड़ा, क्योंकि मोर्चा तो बाद में वही लेते हैं ना। और फिर उन पर बता ही दिया, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भाई इनको लाया जाता है जब कोई नहीं होता, और ये तो फिर घेर लेते हैं सबको। तो कांग्रेस अब उनसे दुबे जी से डरी हुई है, प्रधानमंत्री जी से नहीं डरती। प्रधानमंत्री तो महिला सांसदों से डरे हुए हैं और दुबे जी से कांग्रेस पूरी डरी हुई है। तो स्थिति ये संजय जी है। तो मैंने कुछ सवाल आपके सामने रखे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कुछ सवाल रखे हैं मैंने, सरकार उसका जवाब दे, ओम बिरला जी उसका जवाब दे, भाजपा उसका जवाब दे, सरकार उसका जवाब दे। तो अच्छा, देश जानना चाहता है, ये कोई मेरे निजी सवाल नहीं है, देश जानना चाहता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई हमला करने की सोच रहा है तो उसको सजा क्यों ना दी जाए, और अगर आप सजा नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जो अपराधी लोग हैं इनको तत्काल सजा होनी चाहिए, मेरी ये मांग है जी। ठीक बात है। और पार्टी के अंदर ये क्या मैसेज गया होगा कि पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री डर की वजह से नहीं आए, महिला सांसद उन पे हमला कर सकती हैं इस डर की वजह से नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कई ज्यादा सांसद हैं, एनडीए के पास संख्या ज्यादा है इंडिया गठबंधन से। अगर महिलाएं के स्पीकर को हमला तो एनडीए के सांसद घेराबंदी कर लेते, नहीं बढ़ने देते आगे। लेकिन हमारे विश्व गुरु 56 इंच का सीना है उनका, अगर वो इस डर से कि साहब हमला हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये बाकी स्पीकर ने नहीं सोचा कि हमारे विश्व गुरु का थोड़ा मान सम्मान कम होगा। अभी तक तो कहते 56 इंच का सीना है, डरते नहीं है किसी से, और इस तरह अगर नहीं गए पार्लियामेंट छोड़ गए तो फिर एक रणछोड़ दास ऐसे करके कोई एक शब्द होता है रणछोड़, वैसी प्रधानमंत्री रण है क्या ना, रणछोड़ ना, रणछोड़ दास, रणछोड़ दास। तो ये तो खराब स्थिति ना, इस तरह के शब्दों को कोई प्रधानमंत्री के लिए कहे, मुझे तो बहुत खराब लगता है। देश के प्रधानमंत्री और ये शब्द इस्तेमाल उनके लिए किया जाए तो ये बात तो स्पीकर का सोचना चाहिए था ना कि ये क्यों प्रधानमंत्री के नाम के पीछे रणछोड़ दास ये नाम चिपका रहे हैं।
अरे कह देते एनडीए के सांसदों को घेरा बना लो, कोई आदमी आना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बोलते, लेकिन बोले ही नहीं संसद में। ये तो कमाल हो गया। राहुल गांधी का सामना नहीं करना चाहते। आखिर क्या राहुल गांधी को हिप्नोटिज्म आ गया है? कोई भरोसा नहीं है। वो आदमी ठंड में टी शर्ट पहन के निकल जाता है, तो प्रधानमंत्री को लगा होगा कोई साधना वाधना कर ली हो। वैसे भी कहा जाता है राहुल गांधी ने विपाशना किया, जाने क्या क्या किया है। तो एक वो होता है ना जिसमें आई कांटेक्ट में आदमी को सम्मोहन, तो मोदी जी को लगा होगा कि राहुल गांधी ने आंख में आंख डाल दी और सम्मोहन हो गए, तो राहुल गांधी की तारीफ करने लगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। हुआ क्या? मतलब क्यों ऐसा माहौल बन गया जैसे मोदी जी की मजाक उड़ गई? संजय जी देखिए, अगर कोई जानकार व्यक्ति सवाल पूछे, मोदी जी को खतरा लोकसभा के पटल पे है, लोकसभा में मोदी जी को खतरा है, आपको मालूम है? उनको खतरा, अगर वास्तव में खतरा है, तो आपको मालूम है एक राशिद जी जो है सम्मानीय सांसद है कश्मीर से, और उनके ऊपर तमाम केस चल रहे हैं, वो तिहाड़ जेल में बंद है, और वो पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए उनको तिहाड़ जेल से लाया जाता है। उन्होंने कई बार सवाल उठाए, कई बार पार्लियामेंट में जब वो बोलते हैं तो स्पीकर को कहते हैं कि भाई मुझे तो बोलने दो, मुझे अपनी बात रखने दो, आपके दुबे जी बाकी लोग तो कभी भी बोल सकते हैं, मुझे तो जेल से लाया जाता है, बहुत कम परमिशन मिलती है मुझे, जब जब सदन की कार्रवाई चलती है मुझे लाया जाता, तो मुझे तो बोलने दो। तो जब इस तरह के लोग, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, वो जेल में बंद है, उनसे खतरा मोदी जी को नहीं है, तो क्या महिला सांसदों से खतरा है? और क्या वास्तव में खतरा है? तो उसमें सरकार क्या कर रही है, इसके जवाब भी जनता को देना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये सियासी लूरा कुश्ती चल रही है, और इस सियासी लूरा कुश्ती में कई सारी चीजें हैं। जैसे अभी आपने देखा एक बहुत बड़ी डील हुई है, अगले हफ्ते जो है अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, उसमें अमेरिका की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर के वहाँ दूसरे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसके अलावा जो वहाँ के प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस के, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार मीडिया को बयान दे रहे हैं कि हमारी भारत के साथ बड़ी डील हुई है, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, इमीडिएटली रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा, हमारा जो है 500 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट होगा वहां पे, और वो 0% ड्यूटी लगाएगा, और हम जो 50% ड्यूटी की उसको घटा के 18% करेंगे। लोगों का सवाल ये है कि जो 18% हुई है, जिसमें भक्त नाच रहे हैं, वो तो पहले 3.25% थी, और दूसरा जो हम ड्यूटी लगाते थे अमेरिका से इंपोर्ट पे, वो 0 हमने कर दी है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इससे कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। राहुल गांधी इसी पर सवाल उठाना चाहते हैं, इसी पर जवाब मांग रहे हैं, और एक वो फाइल खुल रही है अमेरिका में, उस फाइल का भी जिक्र कहीं कहीं हो रहा है, उसमें भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं, कई क्रांतिकारी लोग हैं भारत के जिनके नाम चल रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, कहीं ना कहीं डर कुछ और का है, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, उस तरह की चीजें हैं संजय जी। लेकिन मेरा जो विषय है और मेरा जो महत्वपूर्ण मामला है खेती किसानी का, इसमें जो सूचनाएं आ रही हैं हमें, और अमेरिका की तरफ से जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं कि वहां से आप डेयरी प्रोडक्ट, खेती के प्रोडक्ट, कृषि से संबंधित चीजें जब आएंगी, फसलें आएंगी, मक्का आएगी, दूसरी चीजें वहां से आएंगी, तो भारत में किसानों की तबाही शुरू हो जाएगी। तो क्या ये सरकार किसानों की तबाही करवाना चाहती है? क्या ये किसानों को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस सरकार की मंशा किसानों के प्रति बहुत अच्छी नहीं है, और ये किसानों ने कहा है। 13 महीने किसान दिल्ली की सीमा पर बैठ के गए, 700 किसानों की मौत हुई है। तो प्रधानमंत्री जी 2022 में कह रहे थे किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई है। जो प्रोडक्ट किसान यूज करता है, चाहे वो खाद हो, बीज हो, कृषि के लिए कृषि यंत्र हो, चाहे डीजल हो, चाहे बिजली हो, सबके रेट दुगने हो गए, बस उसकी फसल के रेट दुगने नहीं हुए। 13 महीने का आंदोलन जब माफी मांग के मोदी जी ने खत्म करवाया था, तो उस टाइम एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था हम एमएसपी आपको देंगे। वो एमएसपी आज तक सरकार ने नहीं दी है। ये तो सरकार किसानों पर ध्यान दे। एमएसपी का मतलब संजय जी ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप एक फ्रूटी भी खरीदते हैं, फ्रूटी के पाउच के ऊपर एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर आपको मिलती है।
और किसान कह रहा है कि मुझे एमएसपी दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, उसको मिनिमम भी नहीं हम दे रहे। समोसा बेचने वाला ये कहता है कि समोसा बनाने में मेरा आलू का खर्चा, आटे का खर्चा, तेल का खर्चा, आग का खर्चा, सारा खर्चा मिला के 12 रुपए आया है, तो मैं 15 रुपए का समोसा बेचूंगा, 3 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। समोसा बेचने वाला भी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तय कर रहा है, और एक दुर्भाग्यशाली किसान है जो अपनी उपज के, अपनी फसल के, अपने प्रोडक्ट के दाम तय नहीं कर सकता, उसके दाम सरकार तय करती है, और सरकार व्यापारियों से दबी हुई है। अब सरकार के व्यापारी कौन है उनको आप जानते हैं, तो आप व्यापारियों को फायदा करने के लिए किसानों को तबाह कर रहे हैं, इस तरह की भी खबरें हैं। अब अगले हफ्ते जो अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल आएगा और उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या समझौते हमारे अमेरिका के साथ हुए हैं। आज सरकार क्यों नहीं बता, आप इतना बड़ा समझौता अमेरिका के साथ कर रहे हैं, आप संसद को नहीं बता रहे हैं, बजट सेशन चल रहा है, अगर पार्लियामेंट में नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं पता है, विपक्ष को नहीं पता है, तो जो गांव में बैठा हुआ एक किसान है उसको कैसे पता लगेगा, जो एक छोटा व्यापारी दुकानदार है उसको कैसे पता लगेगा। तो देश जानना चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं, तो देश जानना चाहता है, कहीं उससे बचने के लिए तो स्पीकर और प्रधानमंत्री जी रामलीला नहीं कर रहे हैं सदन में, इसीलिए तो ये नई नई चीजें नहीं निकाल के ला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनका फर्ज है इस तरह की चीजें उठाना, उनको भी तो जनता ने चुन के भेजा है सरकार से सवाल पूछने के लिए। अगर वो नहीं पूछेंगे तो सरकार, जनता उनको ठीक करेगी। बात यह है, प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना चाहिए, ये जवाब राहुल गांधी अपने लिए नहीं मांग रहे, वो देश के लिए मांग रहे, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब दे रहे। जी मलिक साहब, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। यूजीसी की जो संशोधन हुआ था उसकी तारीख मार्च में है, और जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, जो ऊंची जातियां, ब्राह्मण, ठाकुर वो थे, वो बिल्कुल चिढ़ के नफरत के हद तक आ गए थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के फोटो पे आपत्तिजनक बातें लिख रहे थे और उनके ऊपर फोटो पोस्टर पे जूते मार रहे थे। बड़े खराब सीन लग रहा था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मर्यादा के विपरीत नहीं जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी डर गई, पहली बार डरी कि ये कोर वोट बैंक है, अगर ये इस तरह सड़क पर आ गया तो पोजीशन बड़ी खराब हो जाएगी। वो तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इज्जत बच गई, लेकिन कब तक? अगर मार्च में डेट है, मार्च में फिर डेट आगे बढ़ी, तो पिछड़ों और दलितों में ये संदेश आएगा कि सरकार की शह पर ये डेट आगे बढ़ रही है, और फिर ये दबाव बनेगा कि भाई आप एक अध्यादेश ले आइए। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहा था कि चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए, और जज नहीं रखना था तो अध्यादेश ले आए थे। तो फिर ये डिमांड होगी पिछड़ों और दलितों की, अगर सुप्रीम कोर्ट डेट आगे बढ़ा रहा है तो आप उस कमेटी को एडिटिव पालन कराने के लिए एक अध्यादेश ले आइए। अध्यादेश लाते हैं तो ऊंची जातियों का विरोध, और नहीं लाते हैं तो पिछड़े और दलितों का विरोध। आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये धीरे धीरे मंडल आयोग की तरह एक बड़े विचारधारा की तरफ जा रहा है, और ये अगर जैन जी खास तौर से नाराज हैं, और इधर कुआं उधर खाई, सरकार क्या करे? अगर ये आंदोलन बढ़ता है तो सरकार के सामने विकल्प क्या होंगे? संजय जी, मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली कहीं ना कहीं सवर्णों को, ब्राह्मणों को खुश करना चाहती थी, क्योंकि उनका कोर वोट है। दूसरा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर भी घबराहट में थी कि उत्तर प्रदेश में पीडीए जिस तरह से छिटक गया था भारतीय जनता पार्टी से, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और दलितों को, पिछड़ों को वापस भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, उनको खुश करने के लिए ये सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। और उनको ये अंदाजा था कि हम इनको खुश कर देते हैं और ये वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। और हालांकि होना कुछ उसमें है नहीं, कई सारे लूप होल उसमें छोड़ दिए गए थे। इनको भी आभास था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुक जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट तमाम ऐसे केस हैं जिस पर सालों साल संज्ञान नहीं लेती है, लेकिन ये मैटर था, फटाक से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया उस पर। तो ये कहीं ना कहीं ये मामला था कि सुप्रीम कोर्ट में लटक जाएगा। और मैं अगले महीने भी जो डेट है उस पर भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही नूरा कुश्ती चलती रहेगी।
अब ब्राह्मण समाज को भी इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो इस तरह सड़क पर उतर के विरोध करे या क्या करे, क्योंकि कुछ फैसला ही नहीं होगा, लटका के रखेंगे। आज आप मुझे बताइए ना, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ, जो 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे, उनको आपने ये कह के भेजा कि हम आपको एमएसपी देंगे और आपकी कुछ मांग पूरी करेंगे और हम माफी चाहते हैं, आप चले जाइए, वो चले गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही इसमें होगा कि ये लटका रहेगा और उसी बीच में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो जाएगा और फिर आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, वो तो भूले बैठे ही हैं। वो सिर्फ इलेक्शन तक ये मामला गर्म रहेगा, उसके बाद तब तक नया मामला कोई ना कोई आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ तो छोटे मामले आते आते बड़े हो जाते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर का छोटा मामला 2013 में बड़ा हो गया था, क्या पता इसी तरह कोट द्वार का मामला छोटा है वो बड़ा हो जाए। तो मुद्दे बदलते रहते हैं। आप बताइए, आप चर्चा चल रहे थे, कई दिन चैनल पे चर्चा चली बनारस की, वाराणसी की, कि वहां पे जो है मूर्तियां खंडित हो गई हैं और वो महारानी होलकर का जो मंदिर था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। उस पर गंभीर चर्चा चली, प्रधानमंत्री कॉन्सिक्वेंसी वहां पे कैसे ऐसा हो सकता है, तो मुद्दे को तत्काल डाइवर्ट किया गया, प्रयागराज मुद्दे को भेज दिया गया। वहां शंकराचार्य जी धरने पे बैठे रहे, 10 दिन तक वो भी उठापटक करते रहे, सारा मीडिया आकर्षित हो गया और लोग बनारस भूलकर शंकराचार्य जी और योगी जी की डिबेट में लगे रहे। अब योगी जी और शंकराचार्य का मामला भी खत्म हो गया, देखिए कितना अच्छा समाधान हुआ है। अब ये नया मामला आ गया है। तो मामले बदलते रहेंगे, होना कुछ नहीं है, बस वोट को किस तरह वापस खींचा जाए उसकी नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। ना ब्राह्मणों को कुछ मिलना है, ना दलितों को कुछ मिलना है, चलेगा ऐसे ही जैसे चल रहा है। लेकिन एक कभी किसी को कुछ करेंगे। अब ब्राह्मण नाराज हैं तो दलितों को कुछ करने की कोशिश हो रही है, अगर ब्राह्मणों को कुछ करेंगे तो दलित नाराज होकर भाग जाएंगे। तो ये मामला चल रहा है। अब मायावती जी भी बोलने लगी है कुछ बीच में, उन्होंने भी जो है थोड़ा सा जो है कंबल से मुंह बाहर निकाला है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि उनके भी सामने बहुत बड़े कंपटीटर चंद्रशेखर रावण खड़े हुए हैं और उनको भी खतरा हो गया कि पार्टी जिस तरह से रसातल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का जो ठप्पा चस्पा हो गया है उनके ऊपर, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो धीरे धीरे जो उनका वोटर है वो भी खिसक रहा है। तो मायावती जी को उसकी भी चिंता हो रही है कि वो दोनों तरफ से फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उनको मरने भी नहीं दे रही है और जीने भी नहीं दे रही है। तो वो क्या करें, अभी उनको भी सोचना है। दलितों के खिलाफ इतनी चीजें हो रही हैं, मायावती जी का मुंह ही नहीं खुल रहा है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि मायावती जी कहाँ है, दलित हितैषी कहाँ है, दलितों की रक्षा करने वाली बहन जी कहाँ है। लोग बहन जी को ढूंढ रहे हैं। तो संजय जी, ये नूरा कुश्ती सिर्फ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हो रही है, बाकी इसमें होना कुछ नहीं है यूजीसी में। जी देखो, ठीक कह रहे हैं, राजनीति सिर्फ नूरा कुश्ती के लिए हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने केपी मलिक साहब, आपने मुझे समय दी, बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।